Good morning, students. So today we are going to deal with Unit 1 and Unit 2 of your syllabus. और Unit 1 में basically आपका reading comprehension है, ठीक है? And comprehension के आपके एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 पैसेज आता है और उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो मैं आज आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है? आई विल गाइड यू ऑल। और जो भी आपकी क्वेरी होगी यू कैन टाइप इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है? मैं बाद में सबको आंसर दूंगी, अभी सब सुनेंगे, ठीक है? तो और साथ में आप टीपीटी भी देखोगे मेरा, क्योंकि बीच में बहुत सारे पैसेजेस हैं जो आपको भी पढ़ना है साथ में, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई हाउ यू शुड रीड अ पैसेज, पैसेज को पढ़ना कैसे है, ठीक है? So the passages are meant for reading comprehension, that is you have to read them and answer the questions given on them, ठीक है? आपको पैसेज पढ़ना है ना? और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें आंसर करना है। अब ये है, सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि आप कैसे पैसेज पढ़ें, ठीक है? हाँ, तो पैसेज पढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट वरिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हिच मे सीम टू बी डिफिकल्ट। योर फर्स्ट रीडिंग शुड be only to find out what the passage is about, ठीक है? तो सबसे पहले ये है कि आपको पैसेज जो है सबसे पहली रीडिंग में बहुत कैजुअली पढ़ना है, बहुत ही आराम से पढ़ना है, ठीक है? बिना किसी टेंशन के, है ना? और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, कोई फ्रेज आता है ना, तो उसे देख के घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब तो नहीं पता होता है कुछ वर्ड्स का पैसेज में, लेकिन तब भी कॉन्टेक्स्ट से, पढ़ने के हिसाब से जो है, रीडिंग के हिसाब से हम समझ जाते हैं इसका क्या मतलब है ना? तो इसीलिए फर्स्ट रीडिंग में अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं टेंशन लेना है। बस पहली रीडिंग बेसिकली आपकी इसलिए होनी चाहिए कि आइडिया, बेसिकली सेंट्रल आइडिया, जो पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज में किस चीज की बात करी जा रही है ना, उस चीज के लिए सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है? फिर आता है दूसरा स्टेप, ठीक है? पहले स्टेप में तो मैंने ये बताया कि आपको मीनिंग्स अगर नहीं पता है तो इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? फिर दूसरे स्टेप में ये है कि आपको, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप पढ़ रहे होगे पैसेज, है ना, तो मतलब नहीं पता है किसी वर्ड का, उसके बाद भी जो है आप गेस कर सकते हो, है ना? कुछ का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है, पैसेज के हिसाब से आप गेस कर लोगे ना, तो आप उन वर्ड्स की मीनिंग जो है आप एक जगह लिख लेना साइड में, ताकि जब दोबारा रीड करना तो कोई फिर से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, फिर ना समझने में प्रॉब्लम ऐसा ना हो, ठीक है? अब तीसरा स्टेप ये है कि भाई जो भी पैसेज दिया जाएगा, है ना, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ वोकैबुलरी एक्सरसाइज होंगी, ठीक है? सो आपको उसके लिए वापस से जो है क्वेश्चन देख के एक बार पैसेज पे वापस जाना होगा, है ना, देखने के लिए कि हाँ उनका क्या आंसर है, ठीक है? फिर आता है एक मिनट, स्टेप 4, यस। हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पैसेज में, है ना, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस डायरेक्टली उठाकर वहां से नहीं लिखा जाता है आंसर, है ना? जैसे कि अब चलो
कुछ क्वेश्चंस तो आपके ट्रू और फॉल्स पे आ जाते हैं, कुछ मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट आंसर फॉर्म में आते हैं, है ना। आपको उनका आंसर लिखना होता है कुछ वर्ड्स में, या तो वर्ड्स मेंशन होगा कि भाई राइट इट इन 40 वर्ड्स 50 वर्ड्स, है ना। लेकिन कभी कभी वर्ड्स नहीं मेंशन होता है, तो आप नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड के हिसाब से आप लिख लोगे। अगर 2 मार्क्स हैं अलॉटेड तो आप 4-5 लाइन लिख लोगे आराम से, मतलब वही 50 वर्ड्स लिखोगे, ठीक है। तो और सबसे बेसिक थिंग ये है कि कोई भी सेंटेंस आपको पता है कि वो सारे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर पैसेज में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कोई भी सेंटेंस डायरेक्टली उठा के कॉपी नहीं करना है अपने आंसर में। अगर आप डायरेक्टली कॉपी करोगे तो यू विल मिस द मार्क्स, आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको उसमें, है ना। आपको कहनी वही बात है, लेकिन अपने वर्ड्स में, आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। आपने पैसेज पढ़ लिया है, आपको पैसेज समझ में आ गया है ना, आपको पता है पैसेज का क्या आंसर है और वो लाइन कहाँ पर है पैसेज में, लेकिन वो लाइन डायरेक्टली नहीं यूज करेंगे, आप उसको पैराफ्रेज करोगे, आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। अगर कोई वर्ड दिया हुआ है ऐसा तो आप उसका सिनोनिम लिख लोगे, है ना। अपने वर्ड्स में, बेसिकली अपने वर्ड्स में जो है लिखना होता है, ठीक है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है ना। तो उसमें आपको अपना व्यू पॉइंट नहीं देना है ना। आपको उस ऑथर के हिसाब से, उस राइटर के हिसाब से जिसने वो पैसेज लिखा है, जो आइडिया है, आपको सीधा सीधा वही जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे कि अगर उसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए पैसेज में ये दिया हुआ है, ठीक, कि वैसे ऐसा तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन स्टिल अगर मैं एग्जांपल के उसमें बता रही हूँ आपको कि अगर उसमें ये दिया गया है कि आप डाउरी बहुत अच्छी चीज है, डाउरी लेनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर पैसेज में ये दिया है ना, तो आप जब आंसर जब आप लिखोगे तो आप यही लिखोगे, ठीक। अगर आपका ओपिनियन पूछा जाता है ना। अब देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस है, ठीक है। एक तो पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज डाउरी, या डू यू थिंक डाउरी इज राइट, ठीक है। लेकिन अगर अगर आपका अपना ओपिनियन पूछा गया है तो उसमें तब आप अपने विचार लिखोगे, तब आप अपने थॉट्स लिखोगे। लेकिन जब तक ये नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में कि आपका थॉट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपका सजेशन क्या है, जब तक अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, जो पैसेज में लिखा है वही आंसर लिखेंगे उसी तरह। अगर पैसेज में राइटर ने दिन को रात बोला है, रात को दिन बोला है, तो यू विल राइट द सेम थिंग, आप वही चीज लिखोगे, ठीक है। फिर आता है आपका कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में, ठीक है। एक तो आता है ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे जो है आपको ट्रू या फॉल्स या FNT लिखना होता है, ठीक है, या करेक्ट जो आंसर होता है उस पर आपको टिक मारना होता है, ठीक। दूसरा आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी को पता होगा, MCQs जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, है ना। उसमें यह है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है आपको टिक मार्क कर देना होता है उसको, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स, जो कि मैंने बोला, और ये हर पैसेज हर जगह पूछा जाता है। आप यहाँ करोगे, बाद में करोगे, कहीं भी करोगे, है ना। आप में से काफी लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, वहां पर भी आता है पैसेज वगैरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, है ना। तो यहाँ तो काम आएगा ये पैसेज वाला चीज, और बाद में भी काम आएगा, इसलिए सभी को बहुत ध्यान से सुनना है सब कुछ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। उसमें यह है कि या तो वर्ड लिमिट मेंशन होगी, बता दिया जाएगा कि हाँ आपको इतने वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड में लिखना है, 40 वर्ड में लिखना है, ठीक है। या नहीं बताया जाएगा तो भी अपना दिमाग यूज करके करना है, नंबर जितना देख लेंगे, जितना अलॉटेड है उसके हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, ये रूल यहाँ पे बहुत ज्यादा अप्लाई होगा कि आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये चीज जो है आप अंडरलाइन कर लो, बोल्ड कर लो, जैसे भी कर लो, है ना।
लेकिन जो है ये समझ लो कि यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक मिनट, हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग एंड स्पीकिंग पे बेस्ड होता है। अब वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें ना बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। एक तो पूछा जा सकता है कि कुछ वर्ड्स दिए हो सकते हैं, है ना, और पूछा जा सकता है कि इन वर्ड्स के क्या मतलब है, मीनिंग, सिनोनिम पूछा जा सकता है, ठीक है। सिनोनिम, वर्ब या ऑपोजिट भी, एंटोनिम्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। विलोम भी पूछा जाता है, पर्यायवाची भी पूछा जाता है, सिनोनिम, ऑपोजिट्स, एंटोनिम सब पूछा जाता है, ठीक है। ग्रामर भी आता है उसी में, ठीक है। ग्रामर की तो खैर मैं कल बात करूंगी, आज सिर्फ सिंपली मैं पैसेज पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो अभी सबकी स्क्रीन पे जो है एक पैसेज दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इसका जो जो वो है टाइटल है, उसका टाइटल है कॉफी, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगी और आप भी साथ साथ पढ़ोगे, है ना। और क्योंकि ये पैसेज का एक्चुअली एक पैराग्राफ है, आगे और भी पैसेज है ना। तो मैं जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने टोटल 6 पैसेज लिए हैं, है ना। और जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने कवर किए हैं, है ना। तो सब बहुत ध्यान से देखोगे, है ना। तो इस पैसेज में ये है कि there are millions of people who drink coffee in coffee bars or restaurants all over the world, ठीक है। millions of people है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो कॉफी पीते हैं कॉफी बार या रेस्टोरेंट में पूरी दुनिया में, ठीक है। while drinking coffee they talk about the day's news or they just relax। जब वो कॉफी पीते हैं उस समय वो अपने पूरे दिन की, जो भी दिन की न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं, या सिर्फ सिंपली रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। फिर है कॉफी बार्स आर अ गुड प्लेस टू मीट पीपल फॉर अ चैट। कॉफी बार एक अच्छी जगह है, ठीक है, लोगों के मिलने के लिए, बात करने के लिए। एंड ड्रिंकिंग कॉफी इज अ सिंपल वे टू रिलैक्स। और ड्रिंक कॉफी जो है, पीना जो है एक बहुत ही सरल तरीका है आराम करने का, इंसान आराम से रिलैक्स करता है एंड दे ड्रिंक कॉफी, ठीक है। एंड पीपल ऑल्सो ड्रिंक कॉफी सो दैट दे कैन कीप अवेक। और कुछ लोग कॉफी इसलिए पीते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स इसलिए पीते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए, क्योंकि कॉफी में जो है कैफीन होता है ना, तो उससे नींद नहीं आती है। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये तो मैं यहाँ पे मैं रोक के जरा एक चीज समझाना चाहूंगी आपको कि पैसेज का आंसर देते टाइम या पैसेज पढ़ते टाइम एक चीज का थोड़ा ध्यान देना है सभी को कि जितनी आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, पहले से जितनी नॉलेज है आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो न्यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया था गलती से, इसीलिए मैं आप सही, अब मैंने जानबूझ के यूज किया था ये नॉलेज ताकि मैं आपको इसके थ्रू मैं समझा सकूं ये इसका क्या मतलब है ना। अब जैसे मैं यही पढ़ते टाइम मैंने क्या बोला अभी कि हाँ कॉफी में कैफीन होता है और इस वजह से जो है वो जगने में जो है, नींद नहीं आने में जो है थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है अभी तक कुछ भी कैफीन के बारे में, है ना, लेकिन मुझे पता है पहले से, है ना। इसी तरह बहुत से टॉपिक ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा, और कुछ पता होगा, बहुत कुछ पता होगा, है ना, उससे ज्यादा ही पता होगा जो लिखा होगा, ठीक है। लेकिन वो नॉलेज यूज नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ उतने ही उस पे आंसर देना है अपने क्वेश्चंस का जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है पैसेज में। अगर कैफीन के बारे में नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए कमिंग टू बैक टू आवर पैसेज। स्टूडेंट्स ड्रिंक इट लेट एट नाइट बिकॉज दे वांट टू स्टडी।
ठीक, स्टूडेंट्स जो है देर रात में कॉफी पीते हैं बिकॉज उन्हें पढ़ना होता है. लॉरी ड्राइवर्स ड्रिंक इट बिकॉज दे वांट टू कीप अवेक ऑन द रोड. अब ड्राइवर्स भी पीते हैं भाई, क्योंकि उन्हें भी जगना होता है, गाड़ी चलानी होती है, ट्रक चलानी होती है, लॉरी चलानी होती है. ठीक है. एंड most people drink coffee in the morning when they get up and after each meal. कुछ लोग सुबह भी पीते हैं कॉफी, ज्यादातर लोग. कुछ लोग हर एक मील के बाद भी लेते हैं कॉफी. ठीक. सो कॉफी ब्रेक्स आर अ गुड वे टू रिलैक्स एट वर्क. सो वर्क भी इंसान जब कर रहा होता है तो उसमें बीच में अगर कॉफी ब्रेक ले लेता है, कॉफी पी लेता है, तो इट्स अ गुड वे टू रिलैक्स. ठीक है. अब मैंने ये पूरा पढ़ दिया पैसेज आपके लिए, एक एक लाइन. ये है पैसेज का एक पैराग्राफ. अब आते हैं हम अगले पैराग्राफ के ऊपर. ठीक है. कॉफी हैज अ बिटर टेस्ट एंड पीपल यूजुअली ड्रिंक इट विद शुगर और मिल्क. अब ये है कि कॉफी का क्योंकि थोड़ा बिटर टेस्ट होता है ना, तो लोग जो है इसे चीनी या दूध के साथ लेते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे ही पिएंगे तो नहीं पिया जाएगा. लेकिन तब भी some people like to drink their coffee black. some people मतलब कुछ लोग जो हैं वो black coffee भी पीते हैं. फिर in Italy they drink very strong black coffee. इटली में जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पी जाती है. और जो स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी पी जाती है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड एक्सप्रेसो. ठीक है. देयर आर some people who drink their coffee with warm milk. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गर्म दूध के साथ जो है कॉफी पीते हैं. and the Irish have a special coffee with whiskey in it. और आयरिश पीपल जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की कॉफी पीते हैं जिसमें कि विस्की होती है. ठीक है. अब आते हैं हम पैसेज के. ये तो बिटर टेस्ट वाला था. ठीक है. अब आता है इसी पैसेज का अगला पैराग्राफ. ठीक है. अब इसमें बताया गया है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है कॉफी के बारे में. कॉफी कम्स फ्रॉम कॉफी बीन्स एंड दीज बीन्स ग्रो ऑन ट्रीज. कॉफी जो है वो कॉफी बीन्स से होती है और ये जो है बीन्स पेड़ पे उगती है, पेड़ पे होती है. कॉफी ट्रीज नीड सनशाइन एंड वाटर. ठीक है. कॉफी ट्रीज जो है वो फ्लरिश करने के लिए सनशाइन और वाटर की जरूरत होती है, पानी और सूरज की जरूरत होती है, सूरज की रोशनी की. ठीक है. इसीलिए दे ग्रो वेल इन हॉट कंट्रीज लाइक. इसीलिए जो है कॉफी अच्छी तरह से कहाँ पाई जाती है, तो गर्म कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी है, जहाँ पे सूरज है. ठीक है. लाइक साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड द फार ईस्ट. ठीक है. फिर है कॉफी ट्रीज आर वेरी डेलिकेट एंड डिफिकल्ट टू ग्रो. ठीक है. कॉफी ट्रीज जो है बहुत ही डेलिकेट होता है. ठीक है. और बहुत डिफिकल्ट होता है ग्रो करने में, क्योंकि कॉफी बीन्स को जो पिक करना होता है वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबा होता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे डेलिकेट आता है वर्ड. ठीक है. तो अब देखिए पढ़ने के हिसाब से जो है, जिनको पता है उनको तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है इसका मतलब, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि डेलिकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट. ठीक है. नाजुक, जिसे कहते हैं नाजुक. ठीक है. फिर द वर्कर्स हैव अ हार्ड जॉब बिकॉज दे पिक द बीन्स बाय हैंड. अब भाई जो लोग कॉफी बीन्स पिक कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ जॉब है, इतनी सारी कॉफी बीन्स है ना. So this can take a long time, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. It's a very time taking process. So which country produces the most coffee? Brazil, of course. ठीक है. अब ये हमारा है पैसेज जो है खत्म होता है.
ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर दिया जाता है। और आपके लिए मैंने आंसर्स भी सब मार्क करके रखे हैं। ठीक है, अब ये है सबसे पहले टाइप का जो मैंने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, वो है आपको जहां डिसाइड करना होगा कि कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको डिसाइड करना होगा कि वो सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, और जैसा भी रहेगा, अगर सही है तो ट्रू लिख देंगे, टी लिख देंगे, गलत है तो एफ लिख देंगे। ठीक है, और इसमें अपने नॉलेज नहीं यूज करनी है, जो पैसेज में दिया गया है उसके हिसाब से आपको ट्रू फॉल्स करना है, या जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर लिखना है। आपकी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे नहीं यूज करनी है आपको। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि कैसे आगे में क्वेश्चंस आएंगे अभी। जैसे ट्रू ट्रक ड्राइवर, सॉरी ड्रिंक ऑफ, गलत ये लिख दिया है मैंने। ट्रक ड्राइवर्स, मैंने लॉरी लिखा था ना वहां पे, याद है? लॉरी ड्राइवर्स इज सेम थिंग। लॉरी अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज करके कर देती हूँ, वैसे इट्स सेम थिंग, लेकिन तब भी स्टिल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो है मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक, अब है लॉरी ड्राइवर्स ड्रिंक कॉफी बिकॉज दे डोंट वांट टू फॉल एस्लीप। ट्रू है, अगर आपको याद हो जब मैं पैसेज पढ़ रही थी तो ये लाइन आई थी वहां पे, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं, अब ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया, अब आते हैं अपने असल क्वेश्चंस पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ब्राजील इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री। याद है आखिरी लाइन आई थी पैसेज की, याद है? देखिए मैं पहुंचाती हूँ आपको वहां पे, ये देखिए, विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट कॉफी, मोस्ट, ये देखिए बोल्ड कर देती हूँ, दिखेगा सबको। विच कंट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट कॉफी? ब्राजील, ऑफ कोर्स, याद है? तो फिर क्या हुआ, इसीलिए ये ट्रू कर देंगे। अब क्या है, अगला क्या है, पीपल गो टू कॉफी बार्स टू हैव अ नैप। नैप का मतलब सबको पता ही होगा, और अगर नहीं भी पता है, ठीक, नैप का मतलब वैसे तो होता है शॉर्ट स्लीप। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पता है मतलब किसी केस में, तो ज्यादा नहीं सोचना है उसमें, सिंपली जाना है पैसेज पे, जहां पे उस पैराग्राफ पे जहां पे इस चीज की बात करी जा रही थी, और देखना है कि क्या सच में लोग कॉफी बार जाते हैं टू हैव अ नैप। देखिए क्या था, ये था, याद है? सी दिस, coffee bars are a good place to meet people for a chat and drinking coffee is a simple way to relax। यहाँ पे नैप की तो बात करी ही नहीं गई है, राइट? तो अगर मतलब नहीं भी पता है तो सिंपली पैसेज पे जाके देखेंगे, ठीक है, कि ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो वो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होना था, फॉल्स। देखिए, पीपल गो टू कॉफी बार्स टू हैव अ नैप, फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो अगर मतलब नहीं भी पता है नैप का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यू जस्ट हैव टू गो टू द पैसेज, यू हैव टू जस्ट गो टू दैट पैराग्राफ एंड रीड दैट पैराग्राफ अगेन। आपको उस पैराग्राफ पे जाना है फिर से एक बार, और फिर से पढ़ना है वो पैराग्राफ। ठीक है, फिर है कॉफी हेल्प्स पीपल टू रिलैक्स। अब ये तो अभी हमने पढ़ा ही था कि भाई कॉफी जो है वो हेल्प करती लोगों को रिलैक्स करने में, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, और मैंने ट्रू मार्क भी करके रखा है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, नो वन इन द वर्ल्ड ड्रिंक्स कॉफी विदाउट मिल्क ऑन शुगर। ये फॉल्स है। क्यों? अगर आपको याद हो तो मैंने जो है एक पैसेज में एक लाइन आई थी कि कुछ लोग ब्लैक कॉफी भी पीते हैं इटली में, जिसे एक्सप्रेसो कहा जाता है। ब्लैक कॉफी का मतलब क्या है, मिल्क नहीं है उसमें।
ठीक, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉफी ग्रोज इन दोज कंट्रीज which have a lot of water and sunshine। ये हमने पढ़ाई था कि कॉफी हमेशा हॉट कंट्रीज में होती है जहाँ पे बहुत सारे सनशाइन और वाटर होती है, इसलिए ये भी ट्रू होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब ये है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, है ना, ये मैं थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ ये जो इसका ये है, ताकि आप लोग को थोड़ा दिखाई दे, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है, लेकिन वो ऑप्शन पहले से आपको प्रोवाइड करके रखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, याद है एमसीक्यूज मैंने बोला था, ठीक है। या अगर एमसीक्यू नहीं भी है, यहाँ पे तो तीन तीन एग्जाम्पल, तीन तीन वो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया, लेकिन कभी कभी दो ही ऑप्शन से चूज करना होता है, ठीक है, तो वहां पे एमसीक्यूज तो नहीं कहा जाएगा उसे। तो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज होगा वो आपको पैसेज के हिसाब से लिखना है। अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है कॉफी का, तो ये आपको लगता है, ठीक है ना। या अगर आपका कोई और रीजन है कॉफी पीने का, वो आपका रीजन है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपली पैसेज के हिसाब से सारे काम करने हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। अब यहाँ इन्होंने तीन ऑप्शन दिया है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। अगर याद हो आखिरी पैसेज के आखिरी में दिया हुआ था ब्राजील, याद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, जो कि मैंने अंडरलाइन करके रखा है ताकि आप इजीली देख पाओ। मैं बोल्ड भी कर दे रही हूँ उसको ताकि आप इजीली देख पाओ, ठीक है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीपल ड्रिंक कॉफी बिकॉज, लोग कॉफी पीते हैं क्योंकि, अब इन्होंने जो है तीन दिया हुआ है ऑप्शन, दे बिकॉज दे गेट इट चीप, उन्हें सस्ते में मिलती है, दे वांट टू अवॉइड वर्क, वो अपना काम अवॉइड करना चाहते हैं, या दे वांट टू रिलैक्स। तो अगर याद हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज दे वांट टू रिलैक्स। याद है कितनी बार आया है अभी यहाँ पे, रिलैक्स करना चाहते हैं ये वो, है ना। फिर आते हैं तीसरे सवाल पे, ठीक। एक्सप्रेसो कॉफी इज, याद है एक्सप्रेसो कॉफी की अभी बात हुई थी कि इटली में लोग एक्सप्रेसो कॉफी पीते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी, याद है। तो अगर यहाँ से, यहाँ पे तो चलो मुझे याद है इसलिए मैं बता दे रही हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में कभी पैसेज आता है ना, तो उसमें जरा आप अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो आप जाके एक बार फिर से पढ़ोगे कि क्या किस बारे में बात हो रही है ना। तो इसका आंसर तो यही है भाई, स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी, ठीक है। अब है ये फोर्थ क्वेश्चन इसका। कॉफी इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस बिकॉज वर्कर्स हैव टू। अब कॉफी डिफिकल्ट है प्रोड्यूस करने में क्योंकि जो वर्कर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, अब यहाँ पे भी ऑप्शन है, दे वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, वर्क इन द हॉट सन, क्लाइंब ट्रीज। अब अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल इसलिए उठाया है ताकि मैं आपको कुछ समझाना चाहती थी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शंस बड़े क्लोज होते हैं, बड़े नजदीक होते हैं आपस में, और डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं, वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, वर्क इन द हॉट सन, ठीक। तो ये बात तो करी गई है पैसेज में कि हाँ भाई कॉफी को प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए सनशाइन और वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन ये
कहीं नहीं लिखा गया है कि वर्कर्स वो इसलिए कॉफी को प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है क्योंकि वर्कर्स को हॉट सन में काम करना होता है। हालांकि ये चीज दी हुई है पैसेज में कि वर्कर्स हैव टू वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है। लंबे ये चीज मैंने बताई भी थी उस टाइम जब मैं पैसेज पढ़ रही थी कि कॉफी बीन्स को पिक करना जो है इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग आवर्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वोकैबुलरी, जैसा कि मैंने बताया था एक वोकैबुलरी वाला भी सवाल आता है, ठीक है, जिसमें मतलब भी वर्ड मीनिंग भी हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ हमने एंटोनिम उठाया है, ऑपोजिट उठाया है, ठीक है। अब कुछ वर्ड है जैसे कोल्ड है, एस्लीप है, शॉर्ट है, ये वर्ड दिए गए हैं और इनका आपको ऑपोजिट बताना है। तो भाई कोल्ड है, कोल्ड का तो पता ही है सब, इसका ऑपोजिट क्या होता है, हॉट होता है ना। गरम, ठंडे का ऑपोजिट क्या होता है, गरम ही तो होता है। फिर है जैसे एस्लीप है ना, तो इसका क्या होगा, अवेक। अब जैसे कोई सोया हुआ है तो उसका अपोजिट क्या होगा, अवेक, जगा हुआ है कोई, है ना। अब जैसे शॉर्ट है, इसका क्या ऑपोजिट होगा, लॉन्ग होगा। जैसे कोई छोटा है, लंबा होगा इसका ऑपोजिट, है ना। फिर आते हैं अगले टाइप पे। हाँ, ये तो ऑपोजिट था, ठीक है। फिर अब जो अगले टाइप का क्वेश्चन आने वाला है वो ये है कि इसमें जैसे कि एक तरफ दो कॉलम होंगे, एक तरफ एक वर्ड दिया होगा और उसके सामने जो है, अब या तो बहुत सारे वर्ड दिए होंगे या तो मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन, ये भी मैं बता दूं, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी आता है। जैसे एक तरफ सारे वर्ड्स दिए होंगे और एक तरफ जो है मीनिंग जितने भी होंगे वो उनके ऑर्डर अलग होंगे, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। इस टाइप से भी आ सकता है। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से करेंगे सब। हाँ, ठीक है। तो इसमें ये बहरहाल इसमें ये है कि आपको सिंपली अंडरलाइन कर देना है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, जैसे कॉफी बार्स मैंने दिया है, तो इसका मतलब क्या है, हॉस्टल नहीं है, क्लब नहीं है, कॉफी हाउसेस है, ठीक है, बिल्डिंग्स भी नहीं है। हाँ, अब ये है पैसेज फिरते क्वेश्चन, ठीक। अब जैसे है ये चैट वर्ड आ रहा है, चैट, तो इसका मतलब इसमें से क्या होगा, टॉक होगा, ठीक है, क्योंकि स्मोक तो है नहीं, मतलब ड्रिंक भी नहीं है, प्ले कार्ड्स भी नहीं है। और ये पैसेज पढ़े थे हम तभी, कुछ लोगों को चैट का मतलब पता भी होगा, लेकिन जिन्हें अगर नहीं भी पता होगा तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलियन है, मिलियन का क्या मतलब है, 100,000। फिर है यूजुअली, यूजुअली का क्या मतलब है, नॉर्मली। हम अक्सर बोलते हैं ना यूजुअली ऐसा होता है, तो नॉर्मली के लिए बोलते हैं। कभी भी, कभी कभी के लिए, समटाइम्स के लिए नहीं यूजुअली यूज होता है, ऑलवेज हमेशा के लिए भी नहीं यूज होता है, नेवर के लिए भी, कभी नहीं के लिए भी नहीं यूज होता है। तो यूजुअली का मतलब होता है नॉर्मली, मतलब अक्सर होता है ऐसा, ठीक है। फिर डेलिकेट आता है, डेलिकेट ये वर्ड आया है पैसेज में आपके, तो इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पैसेज की तरफ, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी थोड़ी मैं डिफरेंट करूंगी इसलिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि सब पढ़ सकें अच्छे से। सबसे पहले तो ये है कि हाउ वाज कॉफी डिस्कवर्ड, ठीक है।
As is true of many other kings, the discovery of coffee is lost in legend. ठीक है, तो कॉफी की जो डिस्कवरी है इसके बारे में एक्चुअली किसी को बहुत अच्छे से नहीं पता है. ठीक है, नो वन रियली नोज हु हैड द फर्स्ट थ्रिल ऑफ ड्रिंकिंग अ कॉफी. किसी को ये नहीं पता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड द फर्स्ट थ्रिल ऑफ ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी. तो ये बात किसी को नहीं पता है कि भाई वो कौन पहला इंसान था जिसने पहली बार कॉफी पर पी थी, जिसको पहली बार मजा आया था कॉफी पीने में. ठीक है, बट देयर इज अ लेजेंड that perhaps 1,000 years ago, लेकिन एक लेजेंड है, एक कहानी है, किस्सा है कि बहुत सालों पहले की बात है कि एक एबिसिनियन था. एबिसिया एक प्लेस है, तो वहाँ के जो रेसिडेंट थे उनके बारे में बात हो रही है. एबिसिनियन was attracted by the pleasant smell that came from a certain wild shrub that was burning. ठीक है, तो इस लेजेंड के हिसाब से, इस कहानी के हिसाब से ये कि एक एबिसिनियन थे, तो वो जो है उनको एक बहुत प्लेजेंट सी एक खुशबू आती है जिससे वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, और वो खुशबू आती है एक वाइल्ड श्रब से जो कि बर्न किया, जलाया जा रहा था. फिर क्या है कि वो ही च्यूड अ फ्यू ऑफ इट्स बेरीज एंड लाइक द टेस्ट so much that he brewed a beverage from them and thus discovered coffee. और फिर क्या हुआ कि उसे क्योंकि स्मेल बहुत पसंद आया था, तो इसलिए वो थोड़ा सा च्यू चबा के देखता है और उसे टेस्ट बहुत पसंद आता है. इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो उसे एक बेवरेज, एक कोई कॉफ़ी बना देता है. ठीक है, और इस तरह से कॉफ़ी जो है डिस्कवर हुई है. और ये पता भी है हमें कि we do know that the Abyssinians in Eastern Africa were the first to enjoy coffee. जो Abyssinians हैं ईस्टर्न अफ्रीका में, वो पहले थे जिन्होंने कॉफ़ी एंजॉय किया था, कॉफ़ी पिया था. Until the 15th century, this was the only place in the world where the coffee tree grew. 15th century तक ईस्टर्न अफ्रीका ही सिर्फ ऐसी जगह थी पूरी वर्ल्ड में जहाँ पे कॉफ़ी ट्री होता था. देन इट वॉज टेकन इन टू अरेबिया. उसके बाद फिर ये ईस्टर्न अफ्रीका के बाद फिर ये अरेबिया में गया. ठीक है, फ्रॉम देन ऑन फॉर दोस 200 years द वर्ल्ड्स कॉफी केम फ्रॉम येमेन इन सदर्न अरेबिया. ठीक है, उसके बाद जो है 200 साल तक जो है फिर वर्ल्ड की कॉफी जो है वो येमेन से आती थी. येमेन जो है वो सदर्न अरेबिया में. ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पैरा पे. अगले इसी पे जो है, इसी पैसेज का है ये अगला पैराग्राफ. एक मिनट. ठीक है, हाँ, फिर है इन द 17th century द डच बिगेन टू ग्रो कॉफी इन जावा. फिर 17th century में क्या हुआ, जो डच थे वो जावा कंट्री में जो है वो कॉफी ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया. एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉफी प्लांट टू सेवरल ट्रॉपिकल कंट्रीज. और उन्होंने जो है कॉफी प्लांट को जो है बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया. ठीक है, द इंग्लिश टुक इट टू द आइलैंड ऑफ जमैका. और जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉफी को जो है फिर आइलैंड जमैका में ले गए, और फिर वहां से वेयर इट वाज टेकन टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. फिर वहां से वो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में गया.
Soon coffee became very popular in both Europe and the Americas. फिर जो है बहुत जल्द ही फिर क्या हुआ कि कॉफ़ी जो है यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो. The coffee plant thrives in almost any tropical climate. जो कॉफ़ी प्लांट होता है वो किसी भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सरवाइव कर जाता है. थ्राइव का देखिए पढ़ने के हिसाब से मतलब ये समझ में आता है, इसका मतलब क्या होता है, सरवाइव कर जाता है एनी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में. ठीक है. बट इट ग्रोज बेस्ट ऑन फेयरली हाई ग्राउंड विथ गुड ड्रेनेज. लेकिन ये बेस्ट कहाँ पर होता है, जहाँ पे हाई ग्राउंड विथ गुड ड्रेनेज होता है. दिस काइंड ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ ब्राजील. तो जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल जगह है जहाँ पे सॉइल और क्लाइमेट फेवरेबल है कॉफ़ी के लिए, वो कौन सी जगह है, ब्राज़ील. दैट इज़ वाई टुडे 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन ब्राज़ील. इसीलिए आज के दौर में 3/4 जो है मतलब 75% जो है वर्ल्ड की कॉफ़ी ब्राज़ील से आती है. ठीक है. फिर in Brazil are found the largest coffee plantations in the world. ठीक है. ब्राजील में जो है सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट कॉफी प्लांटेशन है इन द वर्ल्ड के. एंड सम ऑफ देम कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रीज एंड एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स. जिसमें जो है मिलियंस ऑफ ट्रीज हैं कॉफी के और जो कि माइल्स तक, मीलों दूर तक हैं. ठीक है. कॉफी इज ऑल्सो ग्रोन इन लार्ज क्वान्टिटीज. कॉफी और भी कई जगह अच्छी क्वांटिटी में ग्रो करी जाती है, जैसे कि वेनेजुएला, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मेक्सिको एंड इन सम कंट्रीज ऑफ वेस्ट इंडीज एंड जावा. फिर है द टर्म्स मोचा एंड जावा यूज्ड टू रेफर टू द प्लेसेस फ्रॉम विच द कॉफी केम. तो मोचा और जावा जो है वो प्लेसेस के लिए बेसिकली है जहाँ से कॉफी आई है. बट टुडे इज नो लॉन्गर ट्रू. आज के दौर में लेकिन दिस इज नॉट ट्रू. दे मेनली डेजिग्नेट पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ कॉफी. लेकिन आज के दौर पे ये बेसिकली एक कॉफी जो है टाइप वैरायटी बताता है कि हाँ मोचा और जावा एक वैरायटी है. फॉर एग्जाम्पल दे आर बोथ नाउ ग्रोन इन ब्राजील. क्योंकि पहले तो ये था कि हाँ ये मोचा से और जावा से आई है, कंट्री से आई है, इस वजह से इसका नाम ये पड़ गया. लेकिन आज के डेट पे ये है कि मोचा और जावा दोनों टाइप का जो कॉफी का टाइप है, जो दोनों दो ब्रांड है, वो ब्राजील में जो है पाया जाता है, ब्राजील में ग्रो किया जाता है. एज वेल एज द टाइप्स नोन एज रियो एंड सैंटोस. इनफैक्ट मोचा और जावा के अलावा रियो और सैंटोस भी जो टाइप है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए मोचा, जावा और रियो सैंटोस. ठीक है. ठीक है. तो ये पूरा जो है ब्राजील में ये पाया जाता है. द ग्रेटेस्ट कॉफी पोर्ट इन द वर्ल्ड इज सैंटोस इन ब्राजील. ठीक है. तो जो ग्रेटेस्ट जो कॉफी पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में वो ब्राजील में एक जगह है सैंटोस, वहां पर है. द कॉफी बीन इज द सीड और स्टोन ऑफ अ फ्रूट रिजेंबलिंग अ स्मॉल चेरी. तो ये कॉफी बीन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक बीज एक सीड की तरह या एक पत्थर की तरह है जो कि स्मॉल चेरी की तरह दिखता है. द फ्रूट ग्रोज ऑन अ टॉल बुश विथ शाइनी लीव्स. ठीक है. दिस बीन occurs either singly or as two halves with its flat sides facing each other. फिर while there are more than 25 species of coffee that grow wild in the tropics, only two produce fruit with that distinctive flavor which is brought out by roasting. ठीक है. वैसे तो 25 स्पीशीज है कॉफी की जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करती है, लेकिन दो जो है सिर्फ ऐसी है जो कि प्रोड्यूस करती है फ्रूट को, है ना, और
एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर लाती है, दैट इज बीन ब्रॉट बाय रोस्टिंग। ठीक है, अब है इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट आंसर के बारे में बताना चाहूंगी। ठीक है, कभी कभी जो है पैसेज के बाद जो है क्या होता है कि क्वेश्चन दिया होता है और आपको आंसर लिखना होता है शॉर्ट में। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आते हैं, या तो वर्ड लिमिट दिया होता है या तो वर्ड लिमिट नहीं भी दिया होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि क्वेश्चन क्या है, नेम द कंट्रीज एंड प्लेसेस वेयर कॉफी इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपको ऐसी कंट्री और ऐसी जगह का नाम बताना है जहाँ पे कॉफी जो है ज्यादा मात्रा में ग्रो होती है, पैदा होती है। ठीक है, तो अगर याद हो अगर आपको, अभी ये मैंने पढ़ा भी था, खैर पैसेज तो अभी आपके सामने होगा एग्जाम में, है ना, तो वहां पे पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो अगर याद हो तो ये लिखा था वहां पे कि कॉफी इज ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको एंड इन सम कंट्रीज ऑफ द वेस्ट इंडीज एंड जावा। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 पॉपुलर काइंड्स ऑफ कॉफी। याद है जब मैंने करा था तो बल्कि मैंने बोल्ड करके आपको दिखाया भी था कि कॉफी की ये टाइप्स हैं, बल्कि जब मैं बता रही थी कि जावा मोचा पहले जो है वो ये बोला जाता था कि जिस कंट्री से वो हैं इसलिए उनका नाम ये रखा गया था, लेकिन ये बाद में ये चीज सही नहीं है क्योंकि ये सारी वैरायटीज कहाँ पे ब्राजील में पाई जाती है ना। तो देखिए, द 4 पॉपुलर काइंड्स ऑफ कॉफी आर जावा, मोचा, रियो एंड सैंटोस। ठीक है, और जैसा कि ध्यान रखेंगे कि अपने वर्ड्स में लिखना है सब। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ, वेयर कैन द कॉफी प्लांट बी ग्रोन। कॉफी प्लांट कहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। तो कितनी बार मैंने रिपीट किया था, और इसको भी थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, अपने वर्ड्स में, है ना, कि कॉफी प्लांट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना, on fairly high ground with good drainage। ठीक है, अब है आपका, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ जो है कुछ जो है ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जिसका जो है आपको वर्ड एंड फ्रेज जो है फाइंड करना होता है जिसका सेम मीनिंग होता है पैसेज के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे आपको वर्ड दिया जाएगा ना, आपको मतलब बताना है। ठीक है, अब जैसे बुश है तो इसका मतलब क्या है, श्रब। ड्रिंक, तो ये क्या है, बेवरेज। फिर है मेड अ ड्रिंक बाय मिक्सिंग कॉफी सीड्स इन वाटर, इसे बोलते हैं ब्रूड। फिर है स्प्रेड अबाउट, मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ग्रोज रिच यानी थ्राइव्स। फिर है नेक्स्ट, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी। और ये मैंने लाइन नंबर भी मेंशन किया है, एक्चुअली यहाँ पे तो थोड़ा मुश्किल है ऐसे करना, मगर वहाँ पे पैसेज अगर सामने होता तो थोड़ा आसान होता आप लोग के लिए। तो large areas of land used for growing coffee, it means coffee plantations. फिर serve as the names of, इसका मतलब designate होता है। फिर special, इसका मतलब होता है distinctive। फिर है taste या scent, flavor।
हीटिंग द सीड्स मतलब रोस्टिंग। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी आप लोगों से कि आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो आप कैसे सही करोगे, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ा करो सब लोग, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होगा ना कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे थोड़ा आप उसके मतलब वगैरह अगर आप एक नोटबुक मेंटेन करोगे है ना, और उसमें सारे उसके वर्ड जो भी इम्पोर्टेंट आए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसका मीनिंग लिखना है ना। अब न्यूज़पेपर का मतलब ये नहीं है कि दैनिक जागरण और राष्ट्रीय सहारा पढ़ा जाए, ठीक है। न्यूज़पेपर का मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर से मेरा, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं पैसेज 3 की तरफ, अपने अगले पैसेज की तरफ, क्योंकि मैं हर टाइप के एक्चुअली क्वेश्चंस आपको बताना चाहती हूँ, और क्योंकि एग्जाम में पैसेज ही पैसेज आना है, 2 पैसेज आएगा, 2 पे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे है ना, तो इसलिए थोड़ा आज पैसेज देख लेते हैं, बाकी कल ग्रामर कराऊंगी मैं। ये ग्रामर भी आता है, आप में आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, वर्ब के फॉर्म्स है, ये सब आते हैं, तो ये मैं कल करवाऊंगी आपको। तो आज मैं चाह रही थी कि मैक्सिमम जितना मैं आज कवर कर पाऊँ ये सारे पोर्शन पैसेज वैसेज वाले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब है कि अच्छा, जैसे एक बात और बतानी थी कि अब जैसे यहाँ तो चलिए मैंने मान लीजिए ये पैसेज का मैंने टाइटल दिया हुआ है ना, तो इससे थोड़ा थोड़ा पहले से ही आइडिया लग जाता है कि हाँ किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है अभी, है ना। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में पैसेज का टाइटल नहीं दिया होगा, आपको खुद से गेस करना होगा चीज़, समझ रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने अपनी और आपकी आसानी के लिए मैंने पैसेज के नाम दिए हो गए हैं, ताकि इतना ध्यान रहे कि यहाँ पैसेज 1 था, पैसेज 2 था, पैसेज 3 था, ये था, इसके बारे में, है ना। तो ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में जो है पैसेज का टाइटल नहीं आएगा, है ना, पैसेज का कोई भी कैप्शन नहीं दिया होगा, आपको सिंपली पैसेज उठा के दिया जाएगा और आपको पैसेज समझना होगा, ठीक है। तो अब इस पैसेज में क्या है कि इसका टाइटल है वेडिंग बेल्स इन नेपाल। पढ़ते हैं क्या है। द काठमांडू वैली is the traditional homeland of the Nevars, a community known for their art and architecture। अब देखिए यहाँ से हमें क्या 2 इंफॉर्मेशन मिली, ठीक। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली, जो काठमांडू वैली है वो ट्रेडिशनल होमलैंड है नेवार्स का, नेवार्स जो है वो काठमांडू वैली में रहते हैं, उनका ट्रेडिशनली जो है उनका वो होमलैंड कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या पता लगी कि भाई नेवार्स के बारे में तो पता लगा कि हाँ भाई नेवार्स रहते हैं काठमांडू वैली में, लेकिन नेवार्स हैं कौन आखिर, ठीक। तो इसके बारे में आगे डिस्क्राइब इन्होंने किया है कि नेवार्स अ कम्युनिटी नोन फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये कम्युनिटी है, वहाँ रहती है काठमांडू वैली में, जो कि आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, जो फेमस है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। फिर है it has often been said that there are more temples than houses in this valley, and this is no exaggeration, ठीक है। और ये भी है, ये इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो है घरों से ज्यादा जो है मंदिर हैं, टेम्पल हैं, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एग्जैजरेशन का मतलब होता है कि एक और बढ़ा चढ़ा के ये नहीं कहा जा रही है, ये बात एग्जैजरेट करके नहीं करी जा रही है, और ये सही बात है कि वहां पे घरों से ज्यादा मंदिर है, ठीक है। फिर है कि every Newar house contains at least one shrine, ठीक है। अब श्राइन क्या होता है, मतलब एक होली प्लेस,
ठीक है, जैसे कि लोग घर पे मंदिर बना लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, है ना, तो होली ट्रीज, ठीक है। तो वहां पे जो है हर नेवार में हर एक जो वहां पे हर एक जो घर होता है नेवारियों के, वहां पे एक श्राइन जरूर होता है, और एक तो होता ही, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एक तो होता ही है, लेकिन देयर मे बी सेवरल मोर इन द कोर्टयार्ड्स। एक एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तो होता ही है, और बहुत सारे और होते हैं कोर्टयार्ड में, बाहर की तरफ। कोर्टयार्ड मतलब आंगन में बाहर की तरफ, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट एंड हिंदू गॉड्स अरेंज साइड बाय साइड। फिर है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ इसी में, the religion of the Nevars, whether Hindu or Buddhist, is a continual flow of ritual. जो रिलीजन है नेवार्स का, चाहे वो हिंदू हो या वो बुद्धिस्ट हो, तो इट इज फुल ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। थ्रूआउट द ईयर ईच टाउन एंड विलेज worships its own gods and goddesses with noisy processions through the streets for all to see and enjoy. और पूरे साल जो है वहाँ पे हर एक टाउन, हर एक विलेज जो है ना, वो अपने गॉड और गॉडेसेस को वर्शिप करता है, और बहुत ही शोर के साथ जो है वो अपना झांकी निकालता है ना, गलियों में, ताकि लोग देखें और ज्वाइन कर सके। जैसे कि वो गणेश चतुर्थी में नहीं होता है, झांकी निकलती है गणेश जी की, जाते हैं उसी टाइप से। एग्जैक्टली समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेलिब्रेशंस, अब ये तो पब्लिक सेलिब्रेशन हुआ कि आप स्ट्रीट पे लेके जा रहे हो, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इसके अलावा अपार्ट मतलब क्या है, अपार्ट इसके अलावा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेलिब्रेशंस देयर आर अ सीरीज ऑफ रिचुअल्स इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसके अलावा जो है, पब्लिक सेलिब्रेशन के अलावा भी बहुत सारे पब्लिक सेलिब्रेशन के अलावा भी इसके बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो हर एक इंसान की लाइफ में होता है, इंडिविजुअली होता है, ठीक है। और ये जो है वो उनका प्रोग्रेस जो है ये बताता है बर्थ से डेथ तक, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब रिलीजन, रिचुअल्स और इन चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है पूरा। फिर है नेक्स्ट, इसी में है अगला पैराग्राफ, of all these family rituals the most important, the happiest and the most colorful, not to mention the most expensive, is marriage। और इन सारे रिचुअल्स में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खुशी वाला, सबसे कलरफुल और सबसे महंगा, एक्सपेंसिव, मैरिज है। एंड हियर इट स्टार्ट्स टू गेट कॉम्प्लिकेटेड फॉर नेवार girls but not boys are married not once but 3 times। और यहाँ पे जो है क्या है कि नेवार में जो गर्ल्स होती हैं वो 3 times get married, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, the first of these marriages called ihi in Newari takes place when girls are only 5 or 6 years old। और क्योंकि लड़कियों की 3 बार शादी होती है नेवार में, ठीक है, तो जो सबसे पहली शादी होती है उसको इही कहा जाता है नेवारी में, इही, IHI, इही। एंड ये तब होती है जब लड़की जो है 5 या 6 साल की होती है। ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल रेड एंड गोल्ड साड़ीज एंड हेवी ज्वेलरी, all the young girls of a particular locality are collectively married not to a living man but to a god। और इसमें ये क्या है कि ट्रेडिशनल रेड और गोल्ड साड़ी में बहुत भारी ज्वेलरी है ना, में जो है सारी जो लड़कियां हैं बट एक कोई लोकेलिटी की,
वो एक साथ सामूहिक विवाह होता है एक्चुअली, किसी इंसान के साथ नहीं लेकिन भगवान के साथ ये लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं some say it is Vishnu in his incarnation is Narayan, others say it is Kumar the son of Shiva। कुछ लोग कहते हैं कि भाई विष्णु से हो रही है, नारायण से हो रही है, कुमार से हो रही है, या है ना। फिर है, ये तो ई के बारे में बात हुई थी, पहली शादी थी वो। अब दूसरे है द सेकेंड मैरिज इज अ सिंबॉलिक मैरिज टू सूर्य, है ना। जो दूसरी मैरिज होती है वो एक सन से होती है, सूर्य से। When a girl comes of age, she is once again dressed in the familiar red and gold wedding sari and presented formally to Surya, the sun god. जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, when she a girl comes of age, थोड़ी mature हो जाती है, तो उसमें फिर से ये होता है कि फिर से उसकी वो शादी जो है वो सूर्य भगवान से कर देते हैं, वैसे ही तैयार करवा के रेड एंड गोल्ड वेडिंग साड़ी में, है ना। फिर फाइनली देयर इज द मैरिज ऑफ गर्ल्स टू देयर ह्यूमन हस्बैंड। फिर तीसरी जो शादी होती है वो जो है वो ह्यूमन हस्बैंड से होती है। Nowadays this normally takes place when a girl is in her late teens or her early 20s, और ये तब होती है नॉर्मली जब लड़की लेट टीन्स में, लेट टीन्स का मतलब क्या है, टीन्स तो सबको पता ही होगा भाई, 13 से 19 तक की एज को टीन्स बोला जाता है, टीनेजर बोला जाता है, ठीक है। तो लेट टीन्स मतलब क्या हुआ, 18 या 19, और अर्ली 20s मतलब 20 या 21, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21 साल में शादी होती है यहाँ पे निवास। In this part of the world, the marriage is less an arrangement between two individuals than between two families, ठीक है। अब आता है questions। अब ये है शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके आंसर जो है मैंने दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करती हूँ ताकि जो है सबको दिखाई दे अच्छे से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द ट्रेडिशनल होमलैंड ऑफ नेवार्स। तो इसका आंसर पता ही है सबको, मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया ही था उस टाइम कि द ट्रेडिशनल होमलैंड ऑफ द नेवार्स इज द काठमांडू वैली, ठीक है। अच्छा, ये लाइंस पैसेज में दी होंगी, जो भी आएगा क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के नहीं लिखना है, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है। फिर है व्हाट इज द नेवार कम्युनिटी नोन फॉर। याद है मैंने बताया था, जब पहली लाइन मैंने पढ़ी थी, मैंने क्या बताया था कि पहली लाइन से ही हमें दो इंफॉर्मेशन पता लगती है, याद आया। तो एक तो मैंने यही बताया था कि द ट्रेडिशनल होमलैंड ऑफ द नेवार्स इज द काठमांडू वैली, राइट। दूसरा क्या बताया था कि ये कम्युनिटी जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर भी यही होगा, द नेवार कम्युनिटी इज नोन फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये क्या है, व्हाट इज काठमांडू वैली नोन फॉर। सो इट इज नोन फॉर इट्स टेम्पल। मैंने बताया था ये वहां पे घरों से ज्यादा लोगों के घर है, सॉरी मंदिर है, टेम्पल। फिर है अगला सवाल, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ नेवार्स। तो मैंने बताया था दो ही रिलीजन है वहां पे, हिंदू या बुद्धिस्ट, ठीक है। द रिलीजन ऑफ द नेवार्स इज ईदर हिंदू और बुद्धिस्ट। फिर व्हाट डज एवरी नेवार हाउस कंटेन। तो मैंने बताया था एवरी नेवार हाउस कंटेन्स एटलीस्ट वन श्राइन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, to what religion do the shrines in the homes belong। फिर इसका आंसर क्या है, the shrines belong to Hindu and Buddhist gods। हाँ, फिर है हाउ डू द नेवार्स वर्शिप देयर गॉड्स और गॉडेसेस। ये और है एक्चुअली, ये गलत टाइप, ठीक है। हाउ डू द नेवार्स वर्शिप देयर गॉड्स और गॉडेसेस, मैंने बताया था
कि they worship them with noisy procession through the streets. याद है? फिर what marks the individual Nevar's progress from birth to death? याद है आखिरी लाइन ऐसी आई थी. So क्या था इसका आंसर? A series of rituals. ठीक है, mark the progress of a Nevar individual from birth to death. फिर क्या है? What is the most important family ritual in an individual's life? तो उसमें क्या बताया गया था कि मैरिज शादी जो है, विवाह जो है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैमिली रिचुअल है किसी भी इंसान की लाइफ में. फिर है हाउ मेनी टाइम्स डज अ नेवार गर्ल गेट मैरिड? तो याद है कितनी बार था? 3 बार था. पहली बार गॉड से, दूसरी बार सूर्य गॉड से, और तीसरी बार ह्यूमन हस्बैंड से. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स, तो सिर्फ आप सिंपली आप 3 टाइम्स करके लिख देंगे. अगर गिवन डिटेल होता तो आप एक्सप्लेन करते. फिर है अगला क्वेश्चन, when does the first marriage of a Newar girl take place and what it is called? तो जो पहली मैरिज है नेवार गर्ल की, वो कब होती है और इसे क्या कहा जाता है? तो द फर्स्ट मैरिज टेक्स प्लेस व्हेन अ गर्ल इज 5 or 6 years old. 5 या 6 साल की होती है तब होती है. ठीक है. एंड क्या बोला जाता है इसे? इही. याद है? फिर हाउ इज द फर्स्ट मैरिज ऑफ नेवार गर्ल सेलिब्रेटेड? कैसे सेलिब्रेट करी जाती है फर्स्ट मैरिज? तो girls are dressed in traditional red and gold sarees and collectively married to God. ठीक है. फिर है how and when does the second marriage of a Newar girl take place? तो मैंने बताया था कि जब लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाती, मैच्योर हो जाती हैं, when the girl comes of age, तब दूसरी शादी होती है ना? The second marriage takes place when the girl comes of age and this time she is symbolically married to Surya. सूर्य गॉड से होती है, सूर्य देवता से होती है. मैंने बताया था आपको ये. इसमें भी यही है कि who does she marry the second time? She is married to the god Surya. हाँ. फिर नेक्स्ट है when do the Newar girls marry their human husband? जैसे कि 3 बार होती है शादी, तो ये फाइनली ये क्वेश्चन है कि भाई तीसरी बार जब ह्यूमन हस्बैंड से शादी होती है तो वो कब होती है? तो मैंने बताया था आपको लेट टीन्स या अर्ली 20s. मैंने बताया था, याद है? 18, 19, 20, 21 साल के. The Newar girls marry their human husbands when they are in the late teens or early 20s. ठीक है. आगे चलते हैं. अगला पैसेज, अगले पैसेज पे आते हैं. इसका टाइटल तो मैंने खैर यहाँ दे के रखा है, लेकिन यहाँ एग्जाम में नहीं आएगा टाइटल आपका. ठीक है. सो देयर आर 8,600 काइंड ऑफ बर्ड्स. ठीक है. सो 8,600 काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैं, वेरिंग इन साइज from the tiny hummingbirds to the largest of all the living birds, the ostrich. So पूरा जो है यहाँ पे कितने 8,600 टाइप की बर्ड्स हैं, जिनके साइज एक बहुत छोटे से बड़े तक भी है. बहुत छोटे हमिंग बर्ड से लेकर सबसे बड़ी जो बर्ड ऑस्ट्रिच होती है वहां तक की वैरायटी. They are of different colors and they live in many different places. अलग अलग कलर्स की होती हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं. They eat different kinds of food and they make different noises. वो सभी का, जैसे कि इंसानों में भाई सबका अपना अलग टेस्ट होता है, उसी तरह सेम चिड़ियों में भी है, बर्ड्स में भी है कि वो अलग अलग टाइप के खाने खाते हैं और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं.
है ना। जैसे कौवा है वो काव काव करता है भाई, कोयल है कू कू करती है ना। But in spite of all these, birds are a group of animals that are similar in many ways. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इसके अलावा बर्ड्स जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स का है जो कि बहुत एक दूसरे से काफी सिमिलर भी होती हैं। ठीक है, बर्ड्स की जो है सब लोग सिमिलैरिटी बहुत होती है आपस में सारी बर्ड्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है दे ऑल हैव फेदर्स, सबके पर होते हैं, है ना। दे हैव वार्म बॉडीज, सबकी थोड़ी गर्म बॉडी होती है। एंड द फेदर्स हेल्प देम टू प्रिवेंट दिस वार्मथ फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, और जो गर्म बॉडी है तो उसे बचाने के लिए जो पर होते हैं ना उसके चिड़ियों के, ठीक है, वो उसे बचाती है। ठीक, only birds have feathers so that you want if you only birds have feathers so that if you want to decide if some unknown creature was a bird or not, you would only need to see if it had feathers. ठीक है, तो सिर्फ बर्ड्स ही ऐसा क्रिएचर है, सिर्फ बर्ड्स ही ऐसा प्राणी है, पक्षी है, जो जिसके जो है पर होता है, फेदर होता है, ताकि अगर आपको कभी किसी एक अगर आप कोई ऐसा क्रिएचर है जिसे आप नहीं पहचानते, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो बर्ड है कि नहीं है, तो बस आपको उसके फेदर देखना है, पर देखना है। ठीक है, ठीक है। As well as having warm bodies and feathers, all birds have wings. ठीक है, अब सबकी वार्म बॉडी और फेदर तो होता ही है, इसके अलावा सबकी जो है विंग्स भी होती है। ठीक है, मोस्ट बर्ड्स यूज दीज फॉर फ्लाइंग, बहुत सारी बर्ड्स इन चीजों का यूज करती हैं उड़ने के टाइम, लेकिन देयर आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, लेकिन कुछ टाइप की ऐसी भी बर्ड हैं जो नहीं उड़ पाती, जैसे कि पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, एंड वो अपने जो है विंग्स जो है वो अलग तरह से यूज करती हैं, डिफरेंट। ठीक, पेंगुइन्स जो है वो यूज करती हैं अपनी विंग्स जो है वो स्विमिंग करने के लिए, एंड ऑस्ट्रिच जब वो दौड़ती हैं और कभी कभी शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए। Like any other animal, a bird must eat, and every bird has a beak to pick up its food. सारी जानवरों की तरह चिड़िया भी को भी खाना होता है, और सारी चिड़िया जो होती हैं वो अपनी बीक से जो है वो पिक करती हैं फूड, खाना जो है अपनी बीक से जो है। ठीक है, because there are different kinds of food which birds can eat, the shape of the beak varies, और इसीलिए सबकी जो बीक का जो शेप होता है वो अलग होता है, क्योंकि सबकी जो है फूड हैबिट्स डिफरेंट है ना। कोई बर्ड कुछ खा सकती है, कोई बर्ड कुछ खा सकती है ना। तो अच्छा, सब ध्यान से सुनेंगे है ना, क्योंकि आगे जो है ना इसी पे जो है क्वेश्चन जो है वो अभी आएगा, तो उस टाइम रिकॉल करने में जो है आसानी रहेगी, है ना। और मैं इसीलिए थोड़ा रुक गई हूँ ताकि आप भी थोड़ा पढ़ो साथ में। ठीक है, और in fact it is possible to get a very good idea of a bird's food by looking at the shape of its beak, और उसकी बीक को देखते ही आप समझ सकते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर बर्ड का क्या फूड हैबिट है। अगर बहुत छोटा सा बीक है तो आप समझ जाओगे कि हाँ एक आध दाना वाना कुछ खा लेती होगी, बड़ा होगा बीक तो आप समझोगे कि हाँ ये ठीक ठाक खाती है, बड़ी चीज, मीट वीट भी खा लेती है, नॉन वेजिटेरियन है। फिर आते हैं ऑल बर्ड्स ले एग्स, सारी बर्ड्स अंडे देती हैं, एंड द बेबी बर्ड डेवलप्स एंड ग्रोज इनसाइड द एग, और जो बेबी बर्ड होता है वो डेवलप करता है, बड़ा होता है एग के अंदर, until it finally grows too big and breaks it open, और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो फाइनली वो अंडा तोड़ देते हैं और वो बाहर आ जाता है।
ठीक है, आफ्टर इट हैज हैच्ड द बर्ड इज स्टिल रैदर हेल्पलेस। ठीक है, after it has hatched, the young bird is still rather helpless and has to be, जब वो बाहर आ चुकी है, पैदा हो गई है, अंडे के बाहर आ गई है, तो जो यंग बर्ड जो भी पैदा हुई है ना, वो भी बहुत हेल्पलेस है, क्योंकि वो अपने से कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज वो भी बहुत डेलिकेट है, बहुत छोटी है ना, तो इसलिए दैट हैज टू बी लुक्ड आफ्टर बाय इट्स पेरेंट्स अंटिल इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर इटसेल्फ। तो इसलिए जो है उसे बहुत ज़रूरत होती है कि हाँ उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल करें जब तक कि वो खुद की देखभाल ना कर पाए खुद से। So there are some birds such as cuckoo which do not look after their own young but lay their eggs in other birds' nest. So कुछ बर्ड हैं जैसे कि कुक्कू, ठीक है, तो वो अपने बच्चों की नहीं देखभाल करते हैं, बल्कि अपना अंडा जो है ना वो दूसरों के घोंसले में देते हैं, दूसरी चिड़ियों के। When the eggs hatch, the other birds then look after their foster child as if their own. तो जब, क्योंकि कुकू तो भाई दूसरे के नेस्ट में दे आती है अपना अंडा, तो इसलिए जो दूसरी चिड़िया होती हैं वो उसके बच्चों को देखभाल वगैरह करती हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ट्रू और फॉल्स बताएंगे। सबसे पहले, ऑल बर्ड्स आर ऑफ द सेम साइज। फॉल्स, मैंने बताया था कि सारे जो है बर्ड्स के डिफरेंट साइज होते हैं। हमिंग बर्ड से लेकर ऑस्ट्रिच तक, छोटे से बड़े तक 8600 टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं और सबकी डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। फिर क्या है, देयर ऑल इन ऑल 8600 काइंड्स ऑफ बर्ड्स। ट्रू, ये दिया हुआ है हमारे पैसेज में। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अगर आपको पता भी है पहले से कि अगर 8600 से ज्यादा 10,000 मान लीजिए बर्ड है, लेकिन जो पैसेज में दिया है उसी को सही मानना है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे आंसर देना है। ठीक है, फिर feathers help to keep the birds warm. True. फिर birds fly with feathers. False. Some birds and swim and run with their wings. True. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया ही था। A baby bird grows inside the egg. True. A baby bird needs no help after it is born. False. मैंने बताया था शुरुआत में वो बहुत कमजोर होती है तो उसके पेरेंट्स ही देखभाल करते हैं। The shape of a bird's beak decide which food it can eat. True. क्योंकि छोटा होगा तो मतलब छोटी चीजें खाती होगी, बड़ा होगा तो बड़ा चीजें खाती होगी, तो बीक से पता लग जाता है कि हाँ वो किस टाइप का खाना खाती है बर्ड। फिर the foster children of birds are not looked after properly. False. मैंने बताया था कि कुकू जो है उसका दूसरे लोग उसके बच्चों की देखभाल दूसरी चिड़िया करती है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। नेम द लार्जेस्ट बर्ड मेंशन्ड इन द लेसन। याद है ऑस्ट्रिच के बारे में बात करी थी, तो ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड मेंशन्ड इन द लेसन। फिर है नेम टू बर्ड्स व्हिच डू नॉट यूज विंग्स फॉर फ्लाइंग। याद है कौन कौन सी थी? पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच के बारे में बात हुई थी। नहीं, पेंगुइन जो है वो स्विमिंग के लिए यूज करती है और ऑस्ट्रिच जो है उड़ने के लिए और शो ऑफ करने के लिए, सॉरी दौड़ने के लिए और शो ऑफ करने के लिए। सो द टू बर्ड्स that do not use wings for flying are the penguins and the ostrich. ठीक है, फिर है which bird lays its egg in other bird's nest? So the cuckoo lays its egg in other bird's nest. How is a bird different from other creatures? A bird is different from other creatures because it has feathers. मैंने बताया था कि feathers से ही आप समझ सकते हो है ना कि वो bird है कि नहीं, अगर आपको डिसाइड करना हो कभी तो। ठीक है, फिर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि which features are common to all birds.
जैसे पहला मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑल बर्ड्स ले एग्स, ठीक है। फिर बाकी ये आप दे सकते हो कि ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, ऑल बर्ड्स हैव बीक्स, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिर है नेम द एक्टिविटीज फॉर विच डिफरेंट बर्ड्स यूज देयर विंग्स। एग्जाम्पल मैंने दिया है कि आपको वो सारी एक्टिविटी बतानी है जो कि अलग अलग तरीके की बर्ड यूज करते हैं अपने विंग्स को लेकर के। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि फॉर फ्लाइंग दे यूज देयर विंग, उड़ने के लिए। फिर बाकी किस किस चीज के लिए, स्विमिंग के लिए। स्विमिंग के लिए कौन यूज करता था, पेंगुइन, अगर याद हो तो। फिर रनिंग के लिए भी यूज करते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच। शोइंग ऑफ के लिए भी यूज करते हैं, भी ऑस्ट्रिच करते हैं आपके। फिर है पैसेज 5, पांचवा पैसेज है ये आपका, ठीक है। इसका टाइटल है फ्लावर्स। एग्जाम में टाइटल नहीं आएगा, डायरेक्टली पैसेज आएगा, ठीक है। सो फ्लावर्स आर अ लिविंग सिंबल ऑफ डेलिकेसी एंड ब्यूटी, ठीक है। गार्डन्स आर ब्यूटीफुल बिकॉज फ्लावर्स ब्लूम देयर इन प्लेंटी। भाई बाग इसलिए खूबसूरत है, गार्डन इसलिए खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। No one would like to go to a garden where there were no flowers. कोई भी ऐसे गार्डन नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है। We use flowers on all occasions for all kinds of purposes throughout our life. और हम फूल जो है वो अलग अलग ओकेजन पे यूज करते हैं हर पर्पस के लिए लाइफ में। We use them at birth, we use them at death. हम बर्थ पे भी यूज करते हैं किसी की, हम डेथ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। राइटर्स, पोएट्स, पेंटर्स सभी जो है प्रेज करते हैं फ्लावर्स की ब्यूटी को, सभी ब्यूटी फ्लावर्स की ब्यूटी की तारीफ करते हैं। फिर देयर आर अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स ग्रोइंग इन इंडिया। बहुत सारी वैरायटीज हैं फ्लावर की इंडिया में। देयर आर रोजेस इन सो मेनी कलर्स, गुलाब हैं। देयर आर लिलीज, देयर आर गोल्डन मैरीगोल्ड्स, ठीक है। रोजेस हैं, लिलीज हैं, गोल्डन मैरीगोल्ड्स हैं, है ना। If you go to a garden in the spring season, you can smell the fragrance of hundreds of flowers. You can touch their soft petals. अगर आप गार्डन में जाइए स्प्रिंग सीजन में तो वहाँ पे आप बहुत सारे फ्लावर्स के आप जो है स्मेल कर सकते हैं, खुशबू, फ्रेग्रेंस को, है ना। और आप उनकी सॉफ्ट पेटल्स को छू भी सकते हैं। You almost feel as if you are in heaven. और आपको हमेशा ऐसा लगता है as if आप स्वर्ग में हैं, इतने खूबसूरत, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखकर। इट इज सो डिलाइटफुल टू बी इन अ गार्डन इन द अर्ली मॉर्निंग। और बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप सुबह सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में अगर आप गार्डन में हैं तो। द फ्लावर्स डांस इन द मॉर्निंग ब्रीज एंड योर हार्ट डांसेस विद देम। और सुबह की ठंडी ठंडी हवा में जो है फ्लावर्स जो हैं वो डांस करते हैं और आपका भी मन देखकर उन्हें बहुत ही झूम उठता है। फिर द रोज में बी कॉल्ड द किंग ऑफ फ्लावर्स। रोज जो है वो किंग ऑफ फ्लावर्स कहा जा सकता है। एंड इट इज फाउंड इन सो मेनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है। पिंक, रेड, येलो, ऑरेंज, वाइट एंड इवन ब्लैक, ठीक है। एंड इट स्मेल इज वेरी स्वीट। इट इज अ फीस्ट फॉर द आईज, ठीक है। आंखों के लिए एक फेस्टिवल, एक फीस्ट जैसा, एक ट्रीट जैसा है ना। Our late Prime Minister Jawaharlal Nehru was very fond of roses, ठीक है। हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें रोजेस बड़े पसंद थे। He had to put a rose in the buttonhole of his coat every day. हमेशा जो है रोज जो है हमेशा अपने कोट के ऊपर वाले बटन होल में रखते थे। When he passed away, his body was covered with roses. और passed away मतलब when he died, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी बॉडी जो है वो रोज से कवर करी गई थी। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे इससे रिलेटेड। तो which qualities are associated with flowers? अगर याद हो तो मैंने बताया था, सबसे पहली लाइन ही यही थी, delicacy and beauty are associated with flowers, है ना। And flowers
bloom for a short time and their beautiful colors and smells are very appealing. फिर दूसरा क्वेश्चन है, why is the spring season so special? Spring is the season when all flowers bloom and you can smell them. क्योंकि स्प्रिंग जो है वैसा सीजन है जहाँ पे फ्लावर्स जो है बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं और आप अच्छे से उन्हें स्मेल कर सकते हो, खुशबुओं को सूंघ सकते हो. द साइट ऑफ सो मेनी ब्राइट कलर्स इज ब्यूटीफुल, है ना. फिर है नेक्स्ट, हाउ डज वन फील ऑन एंटरिंग द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह कैसा फील होता है अगर आप किसी गार्डन में अगर आप गए हो तो. इन द अर्ली मॉर्निंग देयर इज अ लाइट विंड ब्लोइंग इन द गार्डन. इट सीम्स एज इफ द फ्लावर्स आर डांसिंग व्हेन देयर पेटल्स मूव इन द ब्रेज. द साइट फिल्स द हार्ट विद जॉय. ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग में जो एक लाइट विंड, लाइट ब्रीज जो है वो होती है, हवा जो है चल रही होती है गार्डन में, है ना. और ऐसा मैंने पहले बताया था कि ऐसा लगता है कि जो फ्लावर्स है वो डांस कर रहे हैं जब वो उनकी पेटल्स जो है, जब उनकी पंखुड़ियाँ जो हैं, जब वो हवा में इधर उधर होती है. और इसे देखकर जो है दिल बहुत खुश हो जाता है. द साइट फिल्स द हार्ट विद जॉय. अब है पैसेज 6 आपका. इसका टाइटल है थ्रू द लुकिंग ग्लास. अब इसमें कुछ डायलॉग फॉर्म में है ये थोड़ा, ठीक है. कुछ इस टाइप का भी पैसेज आ सकता है कि डायलॉग फॉर्म में, ठीक है. सो सबसे पहले कुछ कैरेक्टर हमें मिलता है. कौन इसका जो है, द रेड क्वीन, है ना. द रेड क्वीन सेड, ट्राई अनदर सब्सट्रैक्शन सम. टेक अ बोन फ्रॉम अ डॉग. व्हाट रिमेन्स? एलिस कंसिडर्ड. The bone wouldn't remain, of course, if I look it, and the dog wouldn't remain. If I come to, it would come to bite me, and I'm sure I wouldn't remain. Then you think nothing would remain? Said the Red Queen. I think that's the answer. Wrong as usual, said the Red Queen. The dog's temper would remain. अच्छा, ये वाला मैं थोड़ा कल करवाती हूँ ना. ये वाला जो है थोड़ा अभी, इससे पहले मैं कुछ और करवाना चाहती हूँ क्योंकि इसको मैं डायलॉग फॉर्म में जो है पूरा पहले वो कर लूँगी, वरना उसी से रिलेटेड एक्चुअली क्वेश्चन है ना, तो उसको एक एक चीज़ करके जो मुझे पहले समझाना पड़ेगा थोड़ा आपको. जब तक कुछ और मैं बताना चाहती हूँ आपको. हाँ, अब ना कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला अभी जो आपके सामने है ना, अभी आपके स्क्रीन पे है ना, ये जो है आपके एग्जाम में आ चुका है. ये सैंपल पेपर में आपके, ठीक है. और इसमें क्या होता है कि आपका ना अलग अलग पैसेज दिया होता है, ठीक है. 5 पैसेज आता है, ठीक है. उसके बाद जो है 5 जो है सेंटेंस दिया जाता है एक एक करके, और उसमें आपको मैच करना होता है कि हाँ ये सेंटेंस है तो ये इस पैसेज से रिलेटेड है ना. अब जैसे सबसे पहले क्या है, लिसनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग. ठीक है, कि जब आप लिसनिंग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का, क्योंकि जब आप सुनोगे तभी आप सीखोगे, है ना. यूजुअली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, और नॉर्मली हम इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी जो है महत्व को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं.
but it is possible that you may not be using the right techniques of listening. मगर ये possible है कि आप जो है जो listening का जो सही टेक्निक है वो आप नहीं यूज कर रहे होंगे. So paying attention to your listening techniques can be rewarding, है ना. तो इसीलिए जो है अगर आप की भी जो लिसनिंग टेक्निक है अगर आप उसको अच्छे से अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो उससे आपको फायदा होगा. सो व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव योर लिसनिंग. तो आप क्या कर सकते हो अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए. ये था आपका पहला पैसेज. ठीक है. फिर दूसरा था ये आपका ये आता है. ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है सारे. ये मैं बता रही हूँ आपको. अभी मैं क्लियर कर दूं बार बार तो इसलिए सब ध्यान से पढ़ेंगे. इसलिए मैंने एक पेज पे एक स्लाइड पे मैंने एक ही करके रखा हुआ है ताकि समझने में सुनने में सबको आसानी हो जाए. ठीक है. फिर दूसरा ये है इट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट रिड ऑफ बैरियर्स दैट कम इन द वे ऑफ लिसनिंग. अब वहां तो लिसनिंग की बात हो रही थी, है ना. अब यहाँ बात हो रही है कि बैरियर्स की, जो कि रुकावटें हैं जो हमारे सुनने के बीच में आ जाती हैं. जब हम मान लीजिए हम रुकावट कैसे आ सकती है. मान लीजिए हम ही हैं यहाँ से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो वहां से, नेटवर्क एरर है, कुछ और प्रॉब्लम है ना, लाइट चली गई, वाईफाई चला गया, है ना. तो ये सारी जो रुकावट है ठीक है, तो ये लिसनिंग के बीच में आती है. तो यहाँ पे उन रुकावटों से छुटकारा पाने की बात हो रही है. टू गेट रिड ऑफ बैरियर्स दैट कम इन द वे ऑफ लिसनिंग. ठीक है. सो मेनी पीपल आर सो एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्व्स. कुछ लोग अपने में इतना ज्यादा खोए हुए होते हैं, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब्ड रहते हैं कि that they do not give importance to the thought and feelings of others. कि वो दूसरों की फीलिंग्स और थॉट को, सोच को वो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं. Some people talk too much and therefore miss what others have to say. और कुछ लोग खुद इतनी बात करते हैं कि वो अगले का सुनते ही नहीं है कि अगला क्या बोल रहा है और मिस कर देते हैं. ठीक है. ये एग्जाम का है सारा. प्लीज ध्यान से सब देखेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ सब. ठीक है. फिर है ये तीसरा पैसेज. ठीक. We think faster than a speaker can talk. है ना. हम सोचते तेजी से हैं, इतनी तेजी से सोचते हैं कि जितनी तेजी से एक स्पीकर बोलता भी नहीं होगा. So our attention begins to wander when we are listening to someone speak. When this happens, और हमारा जो अटेंशन होता है, हमारा जो दिमाग है ना, वो इधर उधर घूमता रहता है, वॉन्डर करता है, घूमता रहता है जब हम सुनना चाहते हैं जो कोई बोल रहा है. जैसे कभी स्पीच चल रही है, मैं ही बोल रही हूँ यहाँ से, अब आई एम श्योर कि बहुत लोगों का दिमाग इधर उधर होगा, है ना. ऐसे नॉर्मली होता है, इट्स नॉर्मल कि जब कोई बोलता है तो इधर उधर जो है दिमाग चलता है. ठीक है. तो जब ऐसा होता है, जब कभी ऐसा हो, व्हेन दिस हैपेंस, ट्राई टू ब्रिंग योर माइंड बैक टू व्हाट इज बीइंग सेड. अपने दिमाग को आप वापस लाइए, जो चीज कही जा रही है उसके बारे में सुनिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पीकर्स मैसेज. आप स्पीकर जो बोल रहा है उसके मैसेज पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए, अटेंशन दीजिए, विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज और हर अपीयरेंस और डिलीवरी. और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डिस्टर्ब मत होइए कि भाई स्पीकर कैसे दिख रहा है या कैसे बोल रहा है. जैसे कि मैं ही हूँ, यहाँ से बोल रही हूँ मैं आप में से काफी लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, डिस्टर्ब हो रहे होंगे, है ना. लेकिन आप लोग को जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि भाई कैसे ऑनलाइन क्लास हो रही तो भाई कैसे सुने, क्या करें, कुछ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे होगा. नहीं, ये सारी चीजों को आपको बिल्कुल अलग रख के जो भी बोल रही हूँ मैं, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसे सुनना है. ठीक है. तो बस यही है, मैं पर्सनल लाइफ से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये पैसेज क्या बोल रहा है ना. तो कंसंट्रेट ऑन द स्पीकर्स मैसेज विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय हर और हिज अपीयरेंस और डीड. ठीक है. फिर आते हैं हम चौथे पैसेज की तरफ अपने. ये भी आपके एग्जाम में, सब 5 के 5 एग्जाम में है आपके. ठीक है. ये भी जो लाइन से मैं बता रही हूँ ना, 3 हो गया है, चौथा है. अब इसके बारे में एक एक लाइन दी गई होगी, उसको मैच द फॉलोइंग करना होता है. ठीक है. ये एग्जाम के क्वेश्चन है 5 नंबर का. ठीक. इस टाइप का हो सकता है
वापस यही पैसेज तो नहीं, लेकिन हाँ यही पैटर्न के हिसाब से सवाल आएंगे, ठीक है। फिर है अगला पैसेज किस पे है भाई, बात करते हैं इस पे। Most speeches usually contain just 4 or 5 main points. कुछ स्पीच ऐसी होती हैं जो यूजुअली जस्ट 4 से 5 मेन पॉइंट उसमें होते हैं। आइडेंटिफाई दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को आपको पहचानना है। ऑल्सो बी अलर्ट टू द स्टेटमेंट्स दैट द स्पीकर यूजेस टू सपोर्ट हर और हिज आर्गुमेंट। और आपको बिल्कुल अलर्ट होके वो सारे स्टेटमेंट सुनना है जो कि वो स्पीकर जो है बोल रहा है अपने आर्गुमेंट को जो है सपोर्ट करने के लिए। एज यू लिसन, है ना, और जैसे कि आप जब आप सुन रहे हो तो इवैल्यूएट द एविडेंस ऑफ प्रूफ दैट द स्पीकर प्रोवाइड्स। तो आप उसी टाइम ना आप इवैल्यूएट करो, आप दिमाग में जो भी एविडेंस या प्रूफ जो कि स्पीकर दे रहा है उसको आप इवैल्यूएट करो, आप दिमाग में थोड़ा उसके बारे में सोचो। एंड ट्राई एंड जज whether the statements he or she is making are correct, objective, relevant and adequate। और आप जज करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए कि जो स्टेटमेंट बोल रहा है स्पीकर वो सही बोल रहा है कि नहीं, रिलेवेंट है कि नहीं है कि नहीं है ना। फिर आता है आपका पांचवा, ये भी आपके एग्जाम में है, सब धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा भी है और मैं धीरे धीरे ही स्लाइड बढ़ा रही हूँ आगे, है ना। फाइनली गिव द स्पीकर इनफ टाइम, स्पीकर को थोड़ा टाइम लीजिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, आप सोचिए और समझिए, है ना, क्या कह रहा है। यू मे हैव मेंटल ब्लॉक्स अबाउट सर्टेन टॉपिक्स और एरियाज। आपके एक मेंटल ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है, आपके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक होता है ना, किसी टॉपिक या किसी की चीज के बारे में। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कुछ लोग के दिमाग में ये हो गया है कि भाई कोरोना वायरस सबको नुकसान पहुंचा रहा है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में क्या हो गया, जिंदगी कैसी हो गई है, ये है वो है ना। लेकिन ये सारे मेंटल ब्लॉक है ना, अगर आप ध्यान से सोचो, देखो लॉकडाउन से बहुत फायदा भी हुआ है ना। तो किसी एक टॉपिक को लेकर जो आपका एक विचार है, जो थॉट है, जो एक मेंटल ब्लॉक बन चुका है ना, तो उस चीज के बारे में बात हो रही है कि आप कि दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर के, है ना। सो अ गुड लिसनर ऑलवेज कीप्स हिज और हर माइंड ओपन टू न्यू आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। और जो भी एक अच्छा लिसनर होता है, जो भी एक अच्छा सुनने वाला होता है ना, वो हमेशा दिमाग को खुला रखता है, अपने ब्रॉड माइंडेड इंसान होता है, और वो नए आइडिया और इंफॉर्मेशन को बहुत ही आराम से, बहुत खुशी खुशी वो ले लेता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है, सपोज आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है, सपोज आपको कोरोना वायरस के बारे में पता है तो आपको वहाँ ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मुझे ही पता है कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ और किसी को कुछ नहीं पता है, ऐसा नहीं है ना। तो आपको अगला भी जो आइडिया दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, है ना। सो डू नॉट बी इन अ हरी टू जज द स्पीकर, कभी जल्दबाजी में ना रहिए स्पीकर को जज करने के लिए। अब ये थे सारे 5 पैसेज। अब सवाल कैसे आते हैं देखिए। मैच द सबहेडिंग्स गिवन बिलो एंड द पैराग्राफ्स ऑफ द अबव पैसेज। ये जो है, ठीक है, ऊपर 5 पैराग्राफ दिए गए थे, अब ये 5 जो है सब हेडिंग थी, देख रहे हैं। तो हर एक का एक जो है टाइटल था, है ना। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स टू लिसनिंग, याद है मैंने वो बैरियर वाला जो बताया था। फिर फोकसिंग वंस माइंड, अवॉइडिंग प्रीमैच्योर जजमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग प्रॉपरली, ये तो पहला वाला ही पैसेज था, याद है। नोटिंग द मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस, ये वाला भी था एक, है ना। अब जरा मैं पीछे जाके आपको बताती भी हूँ, रुक जाइए। overcoming obstacles to listening, ठीक है।
सीख रहे हैं आप लोग? देखिए बैरियर्स वाला ये आ गया, याद है ना? फिर ये था लिसनिंग वाला जो था वो ये था, याद है? ये नोटिंग डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाला है, याद है? ये मेंटल ब्लॉक्स वाला आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया? है ना? देखिए इसमें बैरियर्स की जहाँ मैंने बात करी थी वो ये वाला था। फिर फोकसिंग मंथ्स पॉइंट वाला वहाँ था जहाँ हमने बताया था कि वॉन्डर करता रहता है इंसान का दिमाग, तो उसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। प्रीमैच्योर जजमेंट जो मेंटल ब्लॉक वाला था, है ना, कि जो आपको हर एक इंफॉर्मेशन आइडिया आपको वेलकम करना चाहिए, एक मेंटल ब्लॉक नहीं रहना चाहिए, है ना। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग प्रॉपरली, ये पहला ही वाला पैराग्राफ था, याद है? फिर नोटिंग द मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग एविडेंस, इसमें जो आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाला है ना, ये सब है पूरा आपका। ठीक है, तो इसे मैच करना है। ये 5 नंबर का सवाल आया था आपके क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारे पैसेज को, उसके बाद फिर मैच करेंगे। ठीक, फिर आता है इसी में, फिर इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी आया था सेम पैसेज के साथ, ठीक, ट्रू और फॉल्स वाला था। ठीक है, तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स वाला बताना था कि ये देखिए इसमें जो है आप लोग खुद बताएंगे कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। यू कैन नॉट बी अ गुड लिसनर इफ यू टॉक टू मच, सही बात है, जब आप बोलेंगे ज्यादा तो सुनेंगे कैसे, है ना। फिर है इट इज नेचुरल टू लूज कंसंट्रेशन व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन वन, ट्रू है भाई, इट इज नेचुरल। फिर पे स्पेशल अटेंशन टू द वे द स्पीकर लुक्स एंड स्पीक्स, नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसा दिखता है या कैसा डिलीवरी हो रही है मैसेज की, इस पे ध्यान नहीं देना है। Do not try to judge what the speaker is saying. Welcome ideas and information that is new to you, इसका ट्रू होगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में आया था, ये दोनों आया था 5-5 मार्क्स का, इसी पैसेज पे 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आए थे। ये पेपर का सवाल है आपका, सैंपल पेपर है। ठीक है, फिर है आपका ये, इसी के बीच में जरा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, है ना, कि एक पैराग्राफ राइटिंग भी आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 10 मार्क्स का आता है ना। तो अब पैराग्राफ लिखवाना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ से, क्योंकि वो आपका प्रैक्टिस है ना। तो इन द मीन टाइम क्या कर सकते हैं सभी कि आज जाके सब जो है घर पे बैठ के जो है सब 2-4 टॉपिक पे तरह पैराग्राफ लिखेंगे सब। ठीक है, इसमें जैसे ये लिखा है तो इसी पे लिख लेंगे, ये जो टॉपिक है स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी, है ना, कि पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड में ऑन अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ। कोई एक आपकी लाइफ का एक बहुत मेमोरेबल डे है, उसके ऊपर जो है आपको पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड का। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ये सारे वर्ड्स की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ था, है ना, what happened, when, where, हाउ डिड यू एंड योर फ्रेंड्स फैमिली फील एट दैट टाइम, कि भाई मेमोरेबल टाइम था तो ऑब्वियसली बात है आपके फ्रेंड्स फैमिली सभी बहुत खुश हुए होंगे, है ना। व्हाट मेक्स द इवेंट एक्सपीरियंस सो मेमोरेबल फॉर यू, है ना। तो ये सारी चीजें जरा लिखेंगे, है ना, और एक तो इस पैराग्राफ पे सब करेंगे, और दूसरा 1-2 पैराग्राफ अपनी चॉइस से जो है आप करेंगे उसके ऊपर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है पैराग्राफ वाला, तो जरा ये भी देख लेंगे आप लोग, है ना, 100 वर्ड का या 200 वर्ड जितना भी पूछा जाए, 10 नंबर का आता है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेंगे सब। ठीक है, फिर ये एक और पैसेज जो आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, इसे जरा पढ़ लेंगे सब, और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे।
Traditionally, we got our news from trusted sources, journalists, and media outlets that are required to follow strict code of practice. However, the internet has enabled a whole new way to publish, share, and consume information with very little regulation or editorial standards. Lots of things you need to read online, especially in your social media feeds, may appear to be true, but often they are not. Fake news is news, stories or hoaxes created to deliberately misinform or deceive readers. है ना? देख रहे हैं? There are various types of fake news we need to be aware of. Some stories are purposely created to promote a biased point of view or a particular political cause or agenda. Sometimes attention-grabbing headlines are used to lead readers onto inaccurate reports. Occasionally, reporters may publish a story without checking all of the facts, thereby misleading audiences. Lots of fake news and stories are meant only for entertainment and parody. ठीक है? ये वाला भी मैं ज़रा फिर से कल एक बार करवाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम हमारा चला गया है और अब क्वेश्चन आंसर का सेशन है. जो आपने क्वेश्चन पूछे होंगे तो उसका जो है मैं आंसर दूंगी. और अभी स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप कर रही हूँ अपनी. ठीक है, ये चलिए ऑन रखती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल गेट इन एग्जाम, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सी, मैंने बताया ही है, मैंने पूरे क्वेश्चन से इस टाइप से डील करवाया है आपका कि आपको पता लग गया होगा कि भाई सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है. सब्जेक्टिव कैसे आता है कि जब आपको शॉर्ट आंसर लिखना होता है ना, जब आपका पैसेज होता है, ठीक है, और उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड, तो भाई कुछ वर्ड्स में लिखना होता है आपको, है ना, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव कैसे? आपके कोर्स में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, आर्टिकल आते हैं, प्रेपोजिशन आता है, ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं, वर्ब का सही फॉर्म फिल करना होता है फिल इन द ब्लैंक्स में, या वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस आता है आपका पैसेज से रिलेटेड, है ना. तो इसीलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है. ठीक है. दूसरा क्या है? टीपीटी क्या है? ये क्या क्वेश्चन है? मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हैं आप. ये क्या लिखा है मयंक आपने? मैम हमें बोला जा रहा था प्रोफिशिएंसी नहीं लेना है तो हमारा पेपर नहीं होगा प्रोफिशिएंसी की. देखिए डिपेंड करता है कि आप क्या, आप थोड़ा एक बार चेक कर लो, है ना, कि आपने पेपर देखो, सारे जो भी पेपर है एग्जाम सबका होना है ना. तो अभी ये टेंशन आप लोग मत लो कि किस पे जो है एग्जाम होना है नहीं होना है. तो अगर पेपर लिया है आपके, अगर वो फॉर्म में आपके पास वो स्लिप होगा, है ना, उसमें जरा एक बार चेक कर लेना. ठीक है, अगर प्रोफिशिएंसी लिया है तो एग्जाम होगा, चाहे वो एक ही बच्चे का होगा, लेकिन होगा जरूर. ठीक है, तो एग्जाम होगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए. ये बाकी लोग बैठे हुए हैं टेंशन लेने के लिए इसकी. सी अर्पित आपने पूछा है कि विच बुक डू वी हैव टू बाय. सी बुक ग्रामर वगैरह की देख लो. वैसे आजकल पता नहीं लॉकडाउन में बुक मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज मैंने अमेजोन वगैरह पे चेक किया था एक आध बुक मंगाने के लिए, तो कोई बुक नहीं डिलीवर हो रही है आजकल, है ना. ग्रामर के लिए रन एंड मार्टिन वगैरह देख सकते हो. और बाकी पैसेज के लिए तो पढ़ो, ऑनलाइन ही पैसेज इतने सारे मिल जाएंगे, पढ़ो, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. इवन ग्रामर वगैरह, बिकॉज ऑनलाइन ही आजकल सोर्स ही अवेलेबल है आपके पास है, बिकॉज अभी लॉकडाउन में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही काम चल रहा है सबका. तो
या अगर कोई और ग्रामर वैमर की बुक हो आपके पास तो उससे आप देख सकते हो, है ना, क्योंकि ग्रामर के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं इसमें, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। वर्ब आता है आपका, प्रपोजिशन आता है, आर्टिकल आता है ना, तो देख लेना किसी ग्रामर की बुक से, है ना। फिर है नेक्स्ट है एक्सप्रेसो का मतलब होता है बेटा स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। ये उस पैसेज में था, उस पैसेज में ना एक लाइन था, एक लाइन थी वहां पे, है ना, उसके बेसिस पे हमने आंसर दिया था एक्सप्रेसो मतलब स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इंग्लिश ए बी सी किस बेसिस पे अलॉटेड है? ए आई थिंक उन लोग के लिए होता है जिन्होंने शायद 12th तक इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर जो है वो उन लोग के लिए होता है जिन्होंने शायद 12th तक इंग्लिश लिया होता है। बी शायद जिन्होंने शायद 10th तक लिया होता है, और सी जिन्होंने 8th तक लिया होता है। ठीक है, और अब प्लीज अब कंफ्यूज मत होइए बिकॉज अब कंफ्यूजन का टाइम नहीं है, अब है ना, अब पढ़ने का टाइम है। फिर है अर्पित, आपने क्या लिखा है? द एंटोनिम और सिनोनिम शुड बी फ्रॉम द पैसेज ओनली। यस, एंटोनिम सिनोनिम जो एग्जाम में आएंगे बेटा वो पैसेज से ही आएंगे। आपके एंटोनिम है, सिनोनिम है, वर्ड मीनिंग है, जो भी आएगा वो पैसेज से ही रिलेटेड आएगा। कोई अलग से कोई रैंडम वर्ड वो नहीं देंगे आपको, है ना, कि कुछ भी उठा के पूछ लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वो। और पैसेज से रिलेटेड इजी ही आएगा, नॉर्मली आप कर लोगे, है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपनी रीडिंग प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ाइए, कॉम्प्रिहेंशन, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट खालिद, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो राम कौन था। खैर, मैं आपके कोर्स का यूनिट 1 बता रही थी और यूनिट 2 भी बता रही थी। थोड़ा आपके कोर्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज आते हैं, 2 पैसेज आते हैं आपके, ठीक है, और उन पैसेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। कम से कम 25 से 30 सवाल आते हैं पैसेज के ऊपर, समझ रहे हैं? 2 पैसेज 25 से 30 मार्क्स, है ना। तो मैं उन पैसेजेस के बारे में आपको बता रही थी और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रही थी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेम पैसेज नहीं आएगा, मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पैसेजेस दिए हुए हैं ना। सेम पैसेज कैसे आ जाएगा? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम में, है ना, इसलिए मैंने पूरा किया हुआ था। सेम पैसेज नहीं आएगा, पैसेज विल बी डिफरेंट। बुक नवीन, बुक रेनिन मार्टिन ले सकते हो ग्रामर की। आजकल तो मिल नहीं रहा है कुछ, कोई भी अच्छी ग्रामर बुक ले लो या ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन ही बहुत कुछ अवेलेबल है आजकल तो, है ना। एग्जाम्स ऑनलाइन होगा नहीं होगा अभी नहीं पता है किसी को कुछ भी, और तैयारी रखिए आप अपनी। ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है ना, जैसे भी होता है तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा कैसा होगा, है ना। और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है किसी का? एनी अदर क्वेश्चन?
अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं वापस थोड़ा उसी को कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ थोड़ा। एक्चुअली मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दिखाना चाह रही थी आपको कि कैसे ना आते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा चाह रही थी। हाँ, अब ना कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है भरना होता है एक सुटेबल वर्ड लेकर के पैसेज से, ठीक है, ऐसे लाइन स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, देख रहे हैं, और पैसेज से रिलेटेड आपको भरना होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने बताया था, है ना, कि मल्टीपल चॉइस टाइप कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक टिक मारना होगा, ठीक। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसको आपको कुछ वर्ड्स में आंसर देना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन। देखो वर्ड लिमिट या तो दिया होगा तो उसी का ध्यान रखते हुए लिखना है, और अगर नहीं दिया है तो फिर अपने हिसाब से देख के थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े जो है। अब हाँ, एक जरा सवाल देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आया भी है ना, कि कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे और कुछ प्रीफिक्स होंगे, प्रीफिक्स, जैसे कि ये है इल, इम, इर, मिस, अन, ये प्रीफिक्स दिया हुआ है, और कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, तो इसके आगे ना वो प्रीफिक्स लगा के, सूटेबल प्रीफिक्स लगा के आपको ऑपोजिट बनाना होगा इसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है, जैसे सेफ है तो इसका इन्होंने अनसेफ दे दिया है। अब जैसे काइंड है तो काइंड में यहाँ से कौन सा लगेगा प्रीफिक्स, अन लगेगा, अनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर रेगुलर है जैसे, तो इसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इर लगेगा यहाँ पे ना, तो इरेगुलर हो जाएगा इसका वो ऑपोजिट। फिर है लीगल है जैसे, है ना, लीगल, लीगल के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इल लग जाएगा, तो ये इलीगल हो जाएगा इसका ऑपोजिट, ठीक है। फिर है गाइड, गाइड के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा जिससे ये ऑपोजिट इसका बन जाएगा, मिस गाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इम लगेगा, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको कुछ प्रीफिक्स दिया रहेगा और कुछ वर्ड्स दिया रहेगा, और आपको वो प्रीफिक्स सही जगह लगा के जो है ऑपोजिट बनाना होगा, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक और अगला सवाल आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, और आपको जो अभी आपने प्रीफिक्स को ऐड करके जो आपने ऑपोजिट बनाया है ना, उसको ऐड करना होगा, है ना। अब जैसे कि देख रहे हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि ड्रंकन ड्राइविंग इज वेरी अनसेफ, याद है सेफ था, वहां पे हमने अन लगा दिया था। फिर है डू प्लीज डू नॉट डैश द चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, मिस गाइड आ सकता है, याद है हमने गाइड के आगे प्रीफिक्स जोड़ करके मिस लगा दिया था, है ना। फिर ये है द न्यू स्टूडेंट हैज बीन वेरी इरेगुलर इन अटेंडिंग क्लासेस, याद है रेगुलर के आगे हमने इरेगुलर लगा दिया था, ठीक है। तो या ये है जैसे कि इट इज unkind to employ small children as household helps, तो कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे ना सवाल आपके पैसेज से आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है, हमें तो लग रहा है 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट जो है आपका पैसेज पे ही सवाल आते हैं, 30-35 ऐसे। 5 मार्क्स का ये वाला आपका हो गया, और 5 ये वाला था, हाँ 30-35 मार्क्स का आराम से आता है, ठीक है। तो और किसी की कोई क्वेरी है?